तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी में 3 वीडियो कंप्लीट कर लिया है और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरे प्लेलिस्ट में उस तीनों वीडियो को देख सकते हैं। जो लोग डायरेक्टली आज के वीडियो से शुरुआत करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा और ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है उन लोगों को कि आप जाइए और पहले 3 वीडियो को इस सीरीज में देखिए, तब जाके कहीं ना कहीं आप चीजों को इंटरलेट कर पाइएगा। पहली वीडियो की शुरुआत जैसे मैंने 1773 से किया था, रेगुलेटिंग एक्ट से, तो वहां से आपको चीजों की समझ बढ़ जाएगी अगर आप पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो को कंसेक्यूटिव या फिर क्रमशः देखते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पे या फिर कोई भी पर्टिकुलर सोर्स पे जाके शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि 15 या 20 मिनट में भारत का संवैधानिक विकास या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हम सीख लें। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसमें आपको कंफ्यूजन श्योर शॉर्ट होना ही होना है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चीजों को बड़े ध्यान से और धीरे धीरे समझें, और जैसे जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन या फिर एक पर्टिकुलर एक्ट खत्म हो रहा है, आप कोई भी पर्टिकुलर सोर्स से जाके क्वेश्चन बैंक से उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको चीजों की एक अच्छी समझदारी होगी। दूसरी बात, ये वीडियो खासकर मैं बना रहा हूं आने वाले एग्जामिनेशन जैसे बीपीएससी, टीआरई, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, साथ साथ में बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, और जो अभी रिसेंट में वैकेंसी आई है बीएसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल की, उसके लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होइए और चीजों को बड़ी बारीकी से और धीरे धीरे समझदारी के साथ समझिए, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने दूसरे और तीसरे चैप्टर में चार्टर एक्ट को खत्म किया है, और मैंने आपको ये बात ही बताया था कि टोटल जो चार्टर एक्ट हमें देखने मिलेगा वो 4 होंगे, जिसकी शुरुआत 1793 के चार्टर एक्ट से हुआ। तो पिछले वीडियोस में हमने 1793, 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट को कंप्लीट किया था, और ये इस चार्टर एक्ट के सीरीज की सबसे लास्ट एक्ट है जिसे हमें समझना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में इस चीज को मेंशन भी किया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए टोटल 4 चार्टर एक्ट, जिसकी शुरुआत 1793 से हुई थी, यानी कि 1793 से, उस चार्टर एक्ट यानी चौथा चार्टर एक्ट की समाप्ति 1853 के चार्टर एक्ट से खत्म होती है, ठीक है। इस चार्टर एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण 3-4 तथ्य हैं या फिर फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, और डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वर्क को बाइफरकेट कर दिया गया, यानी कि क्या लेजिस्लेटिव वर्क होगा, क्या एग्जीक्यूटिव वर्क होगा, इस पर्टिकुलर चार्टर एक्ट में इस चीज को स्पेसिफाई किया गया था। लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में इस चीज को समझाया था, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो पे डायरेक्टली जंप करने से पहले पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो को देखिए, तब जाके चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को बाइफरकेट किया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और साथ में 6 नए मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किए गए 1853 के चार्टर एक्ट में, और जिसे नाम दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, ठीक है। तो यहां से एक चीज हमें यह समझ लेना है कि कहीं ना कहीं ये 6 मेंबर्स को ऐड करने के बाद लेजिस्लेटिव फंक्शन को पूरे तरीके से डिफाइन किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। यहां तक कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स थे उन्हें ये तक नाम दे दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं ये फंक्शन पार्लियामेंट की तरह इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। जो आज के समय में लेजिस्लेटिव देख रहे हैं, उस लेजिस्लेशन का पावर इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दिया गया था, ठीक है। और इसमें टोटल 6 मेंबर थे, 6 मेंबर। इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझिएगा, 6 मेंबर्स। बहुत ही कंफ्यूजन होता है जब आपसे ये पूछा जाएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1853 के एक्ट में कितने लोगों को ऐड किया गया, या फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने लोग थे, ठीक है, या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग थे। तो ये 2-3 चीजों को आप एक स्पेशली कहीं पॉइंट के साथ मार्क करके रख लीजिए, ऐड एक्ट के साथ, कि कौन से पर्टिकुलर एक्ट में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स को ऐड किया गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि हम लोगों ने 1833 के चार्टर एक्ट में एक व्यक्ति का नाम सुना था जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले, ठीक है। कहीं ना कहीं अब उसका नाम इस वापस से 1853 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं आपको 2 पॉइंट समझाना चाहूंगा
उस समय के भारत में यानी कि 1833-53 के भारत में सिविल सर्विसेज दो तरीकों में, दो भागों में बांटा गया था, कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड। तो 1833 के चार्टर एक्ट में इस कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड को लेकर डिबेट हुआ था। तो कोवेनेंटेड क्या था और अनकोवेनेंटेड क्या था वो मैं आपको समझा देता हूं। कोवेनेंटेड वो सिविल सर्विस था जिसमें कि हायर ऑफिशियल्स की रिक्रूटमेंट हुआ करती थी, और 1833 तक के चार्टर एक्ट में ये जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज था इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोगों को ही रिक्रूट किया जाता था। 1833 के चार्टर एक्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन कंपटीशन रखा जाए, ठीक है, जिसमें भारतीय या फिर इंडियंस को भी मौका दिया जाए। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विद्रोह या फिर डिससेटिस्फेक्शन के चलते वो बिल 1833 में पास नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन वापस से 1853 के चार्टर एक्ट में इसको वापस लाया गया, और किसके द्वारा लाया गया? मैकाले कमेटी की ओर से। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकाले कमेटी किससे जुड़ा हुआ था? तो मैंने यहाँ पे इस चीज को बड़े ध्यान से लिखा हुआ है क्लियरली, इंडियन सिविल सर्विसेज से, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज के। साल कौन सा था? 1854, क्योंकि आप देख पा रहे हैं हम कब की बात कर रहे हैं, 1853 के चार्टर एक्ट की, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया था कि मैकाले कमेटी ने बोला कि कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में एक ओपन कंपटीशन रखा जाएगा। यहां पे भी मैं इस चीज को स्पेसिफाई कर रहा हूं आप लोगों को, ओपन कंपटीशन रखा जाएगा, ठीक है, किसमें? सिविल सर्विसेज के लिए। और इस एक्ट के बाद से, 1853 के एक्ट के बाद से कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज में भारतीयों को आने के लिए एक रास्ता मिल गया, यानी कि there was the introduction for the entry of the Indians in the civil services in the Act of 1853, ठीक है। इस चीज को बड़े ध्यान से आप समझिएगा, इसलिए मैंने इस खासकर 1853 के चार्टर एक्ट को स्पेशली वीडियो में बनाया है। इसमें कंफ्यूजन होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं और कहीं ना कहीं शॉर्टकट के चक्कर में इसको स्किप कर देते हैं या फिर गलतियां होती हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आप चीजों को बड़े ध्यान से समझिए और प्रीवियस के वीडियो से कोरिलेट करना सीखिए। जैसा कि हमने अभी वर्ड यूज किया 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है ना, 1833, 1813, 1793, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1791 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो आपको इन सब चीजों को बड़ी बारीकी से और क्रोनोलॉजिकली समझना है। अब हम आते हैं अंतिम पार्ट पे। जैसा कि 1793 हो गया, 1813 हो गया, 1833 हो गया, कहीं ना कहीं मैंने आपको यह बात बताया था कि इन तीनों एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन की ओर से एक्सटेंशन मिल रहा था 20 साल तक के लिए भारत में व्यापार करने का, ठीक है। इस बार भी कंपनी के रूल को, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को भारत में एक्सटेंड करने के लिए बोला गया कि नहीं, आप भारत में लगातार कर सकते हैं अंडर द प्रीमाइसेस ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी के, महाराजा के कंट्रोल में। ये चीज तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इस बार खासकर इस चीज को नहीं क्लैरिफाई किया गया था कि आपको अब कितने समय तक के लिए भारत में व्यापार की अनुमति दी जा रही है। बड़े ध्यान से इस बात को समझना है। 1793, 1813 और 1833, इन तीन में इस बातों का जिक्र किया गया था कि 20 साल तक के लिए आपको एक्सटेंशन मिल रहा है। इस बार भी एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन इस बार कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अब जब ब्रिटिश क्राउन चाहेगा, कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइमिंग या फिर जो टर्म्स, उसको अपने टर्म के हिसाब से टर्मिनेट कर सकता था, बिना किसी समय, बिना कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को दिए हुए। तो ये कोई पर्टिकुलर 4 पॉइंट्स थे जो हमें समझने थे। और इस एक्ट को खत्म करने के बाद अब हम बढ़ेंगे 1858 के एक्ट की ओर। और 1858 के एक्ट में बहुत सारी चीजें बदलेंगी। सेपॉय म्यूटिनी यानी कि सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ। भारत में 1857 के विद्रोह होने के बाद कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सबक दिया कि हमें बदलाव की जरूरत है, और ब्रिटेन ने समझदारी के साथ बदलाव भी किया। तब यहां से 1858 के बाद से हम इस प्रीवियस पॉइंट्स को लेते हुए सीखेंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ, जिससे कि भारत के राजनीति में क्या क्या
अफेक्ट हुआ और क्या अभी के दौर तक वो चीजें चल रही हैं। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप चीजों को नोट कीजिए। और मैं रेगुलरली आपको ये बात बोल रहा हूँ, प्रीवियसली भी मैंने आपको ये चीज समझाया था कि मैंने नोट डालना अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जिस किसी को भी इसका नोट चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और किसी भी तरह का सुझाव हो मेरे वीडियो के लिए, आप लोगों को लगता है कि इसमें बदलाव की जरूरत है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल ओपन हूँ। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे। गुड नाइट।